दोस्तों, एनसीईआरटी का क्लास 7 चैप्टर 7 ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बाहरी साउंड भी आएगा, भाइयों बहनों एडजस्ट करना। तो हम लोग चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं क्या कहते हैं? व्यापारी। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। कह रहा है कि विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक है। आज भारत अपनी विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक में अनेक प्रकार से सहायक हैं। समस्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधा व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार
आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह परिवहन के साधन में कौन कौन है, तो परिवहन के साधन इसको 3 भागों में बांटा जाता है: स्थल, जल और वायु। स्थल में कौन कौन आता है, तो रोड परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। और जल में कौन कौन आता है, तो आंतरिक परिवहन, जल परिवहन, समुद्री परिवहन। और वायु में कौन कौन आता है, तो घरेलू परिवहन सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। सेवन पॉइंट्स चित्र संख्या में कह रहा है कि अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। पेज अब चलते हैं अगले पेज। तो फास्ट थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ आपको दिक्कत हो वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें, थोड़ा फास्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट, परिवहन, स्थल परिवहन। करा कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। कितना है, तो 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020-21 के अनुसार है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो है सड़क परिवहन पहले ही हुआ था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। इसे रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है, ऑब्वियस सी बात है। करा के अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जाती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। करा के घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है रेल की अपेक्षा। सड़क परिवहन व अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। अब कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सरकार ने यानी स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन आता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, 4 शहर आता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वह दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम में है तथा पोरबंदर को जोड़ता है। यानी पूर्व पश्चिम गलियारा कौन है, तो पूर्व में हो जाता है
असम और पश्चिम में कौन होता है सिलचर जो कि पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है। इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत था, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। तो अब हम लोग चलते हैं नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। वे प्राथमिक सड़क तंत्र जिनका निर्माण रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन नेशनल हाईवे। अनेक प्रकार के राष्ट्रीय मार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी जिसको GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं स्टेट का रखरखाव कौन करता है, तो स्टेट का रखरखाव PWD करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्रशासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक विभाग यानी PWD का होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुतगामी क्रियाकलाप में करा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुरानी तथा नई से संबंधित जानकारी इस पे देख सकते हैं। जिला मार्ग ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी जिला परिषद को यानी किसका है, जिला वाले को जिला परिषद रहता है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्या काम है, तो उससे जोड़ना जो कि नेशनल हाईवे से जोड़ना गाँव को। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, ये तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा यानी सिलचर हो जाता है पोरबंदर, सिलचर पोरबंदर से जोड़ता है जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज का ये लाइन दिया हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज ये इस तरह से, ये मुंबई हो गया, ये चेन्नई, यहाँ चेन्नई होते हुए कोलकाता, यहाँ से देख सकते हैं ये ये नेशनल हाईवे। अब हम लोग पढ़ते हैं सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है यानी BRO की स्थापना कब होती है, तो 7 मई 1960 को, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़क का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितना है, तो 9.02, जो कि इस बार TRE 2.0 में भी आया था। सीमा सड़क द्वारा
संगठन द्वारा बनाई गई यह सुरंग पूरे साल मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। पहले यह घाटी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला औसत समुद्र से कितना इसकी ऊंचाई है तो 3000 मीटर अति आधुनिक सुविधा के साथ बनाई गई है। डिटेल जानकारी के लिए इस पे आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सड़कें निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़क को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व चारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः यह बारहमासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी होता है क्योंकि कच्ची सड़कें बरसात में खराब हो जाती है। अब आते हैं रेल परिवहन। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और ये मेरा आज फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, तो सहयोग करिएगा। मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान परिवहन आदि एक प्रमुख परिवहन है। ये साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक है। समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेलवे परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। देश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी तो आई थिंक 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कितना किलोमीटर चला था तो 34 किलोमीटर, 33 पॉइंट समथिंग है लेकिन 34 किलोमीटर। भारतीय रेलवे परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया था। पिछले बार जो है टीआरई 2 में 16 ही दिया था, जबकि कुछ लोग 18 ही मार के आए थे, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार 16 ही माना जाता है। दोस्तों, वर्तमान रेल प्रखंड व उसके मुख्यालय बताए हैं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालय को प्रदर्शित करते हैं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति कौन कौन सा है, यानी रेलवे को प्रभावित करता है तो भू आकृतिक बनावट, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल तो हेडक्वार्टर तो भारतीय रेलवे टोटल 6,67,956 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग अनेक गेज पर तय करती है। इससे बड़ी लाइन की लंबाई कितना है 1.676 मीटर। इसकी टोटल लंबाई कितना है तो 63,950 मीटर। मीटर लाइन में कितना होता है तो 1 मीटर। इसकी टोटल लंबाई कितना है तो 24 से 2। छोटी लाइन होता है 0.762 या 0.610, जिसकी टोटल लंबाई कितना है तो 1604। इसकी टोटल सभी को मिलाने पर 67,956 होता है। भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 1920 रेल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार। इस शायद वीडियो लंबी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ये पेज करने के बाद वीडियो को ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। भूमि सघन, जनसंख्या घनत्व संपन्न, कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुल निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावाच, विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन
के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे संदिग्ध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट के साथ कोंकण रेलवे, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री वस्तुओं आवागमन सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ की असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन या किसी भाग में रेलवे ट्रैक धंस जाना आदि समस्याएं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। अब आते हैं पाइपलाइन के जरिए भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों, उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े विद्युत ताप गृहों में पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी मथुरा पाइपलाइन, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। अब हानि होती है, हानि तो होता ही है, कहीं कहीं पे पाइप फट जाता है तो उससे जीव जंतु को भी हानि होता है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तथा दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब होकर जालंधर तक। शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। कितने पेजे तो दोस्तों ये देख सकते हैं पाइपलाइन। ये तो दोस्तों रेलवे, दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कि ये भारतीय रेल मार्ग है। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि पहली करार 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा
विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन के गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत के विभिन्न उर्वरक बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दें 1850 किलोमीटर। जल परिवहन भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं। इसके नाविक ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारी व स्थूल वस्तुएं ढोने के अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अतः स्थलीय नौचालन जलमार्ग 1450 किलोमीटर लंबा। इसमें केवल 5685 किलोमीटर वर्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। टोटल कितना है 14,500 है, जिसमें कि मात्र 5,500 का से ज़्यादा मशीन के द्वारा किया जाता है, बाकी हाथ से ही यूज किया जाता है, देख सकते हैं। अब निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो पूछेगा कि जो है नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ जोड़ती है, तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितना है तो 1620 किलोमीटर है, जिसको NW1 के नाम से आता है। दूसरा होता है सदिया धुबरी, जिसकी लंबाई कितना है तो 891 किलोमीटर लंबा। ब्रह्मपुत्र नदी के जलमार्ग पर नौगम संख्या 2 केरल में पश्चिमी तटीय नगर, जो कि कोट्टापुरम से कोल्लम, NW3 है, जिसकी लंबाई कितना है 205 किलोमीटर है। NW3 कहाँ से कहाँ जोड़ता है तो कोट्टापुरम से कोल्लम, जिसकी लंबाई कितना है 205 किलोमीटर। चौथा होता है काकीनाडा से पुदुचेरी, ये नहर के मार्ग से जोड़ता है। स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा है। इसमें कौन कौन नदियाँ जोड़ती है तो गोदावरी और कृष्णा विशेष विस्तार है। अच्छा, NW4 की लंबाई कितना है तो 1078 है, जो कि किसको होता है तो काकीनाडा से पुदुचेरी। NW5 मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। यानी कि NW5 किसको किसको जोड़ता है तो ये पर्टिकुलर स्थान का नाम नहीं दिया है, बल्कि नदी दिया है। यानी महानदी से डेल्टा ब्राह्मणी नदी से लेकर के महानदी से लेकर के ब्राह्मणी नदी तक, जिसकी कुल लंबाई कितना है तो 588 किलोमीटर है। कौन है तो NW5 मताई नदी उधर दिया है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबर, जुआ, सुंदरबन, बराक। पूछा है कि बराक किन दो राज्यों की सीमा आती है तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। कंफ्यूज है थोड़ा, इसका आंसर देख लीजिएगा भाइयों बहनों। कुछ मांडवी, जुआरी, कंबर, जुआ, सुंदरबन, बराक केरल का पश्च जल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% मुद्रा रूप में यानी 68% समुद्र द्वारा होता है। समुद्री पतन प्रमुख समुद्री पतन भारत की कराह की कुल तटीय लंबाई कितना है तो 7516.6 किलोमीटर, जो कि समुद्री तटरेखा की लंबाई है। इसमें 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अब 13 हो गया है। 95% जो विदेशी व्यापार संचालित इन्हीं के माध्यम से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला यानी कौन था कांडला पतन के रूप में विकसित किया गया है। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन पाकिस्तान में शामिल हो गया। उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है ना आवास मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए जो है कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, यह कैसा पतन है तो ज्वारीय है। जम्मू कश्मीर
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। यानी इससे किन राज्यों का होता है? तो ये सब राज्यों का होता है, राज्यों का। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, कितना टाइम हो गया दिखा नहीं रहा है पर पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारवा गोवा पतन देश में महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का करीब 50% लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम कोची पतन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित पोताश्रय है। पूर्वी तट पे कौन कौन सा बंदरगाह है? तो पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर एक तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापारों को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह। पूछा कि चेन्नई वाले जो है यानी तूतीकोरिन कैसा बंदरगाह है? तो एक आर्टिफिशियल है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। तूतीकोरिन जो है मुंबई के बाद दूसरा सबसे बिजी है। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा है। गहरा व सुरक्षित पतन बंदर सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लौह अयस्क निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय कोलकाता एक कैसा बंदरगाह है? तो अंतःस्थलीय रिवराइन पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बृहत समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है? तो हल्दिया को। अब आते हैं दोस्तों वायु परिवहन। सभी पढ़ लेते हैं, इसी में क्लियर हो जाएगा परिवहन। बढ़िया से वीडियो को पॉज करके दोस्तों वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। वायु परिवहन करें। आज वायु परिवहन तीव्रतम है, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहाँ बड़ी नदियाँ, विभिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक समान बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछेगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करता है। पवन हंस से पूछेगा कि पवन हंस क्या है? तो हेलीकॉप्टर है। पवन हंस से क्या है? तो हेलीकॉप्टर है। देख सकते हो भारत में कहाँ कहाँ पे मेन पोर्ट है। तो यहाँ अमृतसर, दिल्ली, कांडला तो एक बंदरगाह भी है। हैदराबाद, विशाखापत्तनम, ये सब भाई ये सब जो है ऑयल के लिए देख लीजिएगा दोस्तों।
अब आते हैं लिमिटेड करार। लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियताओं में तथा आगम व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अतिरिक्त क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया से जुड़े देश के नाम बताइए। हमारे किराए की यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्य में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं करा कि जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ताओं या संदेश भेजने वाले गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचारों तो जनसंचारों में दूरदर्शन यानी जनसंचारों में कौन कौन आता है? दूरदर्शन, रेडियो, संचार पत्र, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल निजी पत्र व्यवहार तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफे बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताब, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल से जोड़ा गया है। ये दोस्तों आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। व्यापार चैनल, बाहरी चैनल, दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणीय नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के दो तिपहियों से अधिक गांव के टीडी दूरभाषा सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे टीडी सेवा विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संभावित विकास से ही संभव हो पाया। जनसंचार मानव मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के लिए व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय संचार व संदेश माध्यम है। विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामाजिक होने के नाते मासिक यानी साप्ताहिक कौन कौन आता है दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं बड़ा करके थोड़ा कर लेता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। आगे इसको पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, वीडियो रोक कर पढ़ लेना। क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है तो निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थानों पूर्वी पश्चिमी गलियारे कौन कौन सा था? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि पूर्वी में कौन था? पूर्वी में था सिलचर और पश्चिमी में कौन था? तो पोरबंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों तो देरी को घटाता है?
तो वाहन हानि देरी को कौन घटाएगा? तो निम्नलिखित परिवहनों का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों देरी को घटाता है? तो कौन है? रेल परिवहन देरी को घटाएगा, सड़क से तो ज़्यादा टाइम नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा और विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो हजीरा तो गुजरात में पड़ता है, जगदीशपुर इधर ही होगा, और कौन जुड़ा हुआ नहीं है? विजयपुर भी नहीं है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन नहीं है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अगर गलती हो तो भाइयों लोग सुधार लेना, ऐसे मेरे अनुसार से ठीक ही होगा। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय और अधिकतम गहराई कहेगा? तो ऑब्वियस ये विशाखापत्तनम हो जाएगा, पूर्वी पे। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो प्रमुख साधन कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट है, तो भारत में प्रमुख साधन है तो सड़क परिवहन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द दो अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के व्यापार को है, तो स्थानीय नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। निम्न बाकी ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं।